नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे जेवी एनसीईआरटी मेड सिंपल के इस चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम लोग अपने बीएफएम के यूनिट 30 के एमसीक्यूज वीडियोस को डिस्कस करेंगे। टॉपिक का नाम है इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट। दोस्तों, ये हमारा एक सीरीज चल रहा है एमसीक्यू सेशन का। डेली मैं आपको 25 से 30 एमसीक्यूज करवाता हूँ एक पार्टिकुलर टॉपिक से। तो यदि आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देता हूँ, सो दैट यू कैन इजिली वॉच दोज वीडियोस एंड गेन कंसेप्ट। तो हमारा जो क्वेश्चन होता है वो मैकमिलन बुक एक एक लाइन से बना हुआ होता है। जैसा कि हमने अभी रिसेंट पैटर्न देखा है IIVF का कि वो बुक के एक एक लाइन से सवाल पूछ रहे हैं, तो जरूरी है कि उसी प्रकार से अपनी प्रिपरेशन को ढालने का, ताकि एग्जामिनेशन में हम अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकें। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं हम लोग अपने इस टॉपिक को पहले सवाल के साथ। पहला सवाल है कि 1970 से पहले कैसे रेगुलेटरी रिस्ट्रिक्शन जो है फाइनेंशियल सेक्टर के में रिस्क को इम्पैक्ट करता था। तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि इंक्रीज रिस्क। ठीक है, मतलब कि रिस्क बढ़ जाता था। दोस्तों, इसको ऐसे समझिए, मैं एग्जांपल लेके मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। इमेजिन कीजिए कि फाइनेंशियल सेक्टर एक बहुत बड़ा प्लेग्राउंड है। ठीक है, तो 1970 से पहले क्या होता था कि कुछ रूल्स थे गेम्स के कुछ नियम थे। तो ये रूल का क्या था कि रिस्ट्रिक्टेड, कुछ इन्होंने इस रूल के अंदर कुछ एक्टिविटीज़ को रिस्ट्रिक्टेड था। जैसे कि बैंक सुपर हाई इंटरेस्ट रेट ऑफर करती थी। ठीक है, सुपर हाई इंटरेस्ट रेट ऑफर करती थी ताकि दूसरे सेक्टर के साथ कम्पीट कर सके, आपस में कम्पीट कर सके। लेकिन उन्होंने कुछ रिस्की बिहेवियर को भी प्रिवेंट किया था। जैसे बैंक जो है ज़्यादा पैसा लेंड करती थी, जितना वो एफर्ट नहीं कर सके उससे ज़्यादा लेंड करती थी। इससे क्या हुआ कि ओवरऑल फाइनेंशियल सिस्टम जो है स्टेबल हुआ और क्राइसिस से कम प्रोन हुआ। लेकिन अब मैं रियल वर्ल्ड का एग्जांपल बताता हूँ। उस वक्त क्या होता था कि लिमिट था, कितना तरह का अकाउंट बैंक जो है ऑफर कर सकता है और कितना इंटरेस्ट रेट वो पे कर सकता है। तो ये दोस्तों कंज्यूमर के लिए बहुत ही कम एक्साइटिंग था, लेकिन ये बैंक को प्रिवेंट किया कि वो वार में ना चला जाए, डिपॉजिट वार में, जो इस कारण से दोस्तों एक रिस्कियर इन्वेस्टमेंट लेना पड़े। तो दोस्तों, ये जो रेगुलेशन था ना, ये एक गार्ड रेल की तरह काम कर रहा था फाइनेंशियल प्लेग्राउंड में, कुछ एक्टिविटीज को प्रिवेंट करता था। अब चलिए ऑप्शन को देखते हैं। पहला ऑप्शन कर रहा है दे इंक्रीज रिस्क इन द फाइनेंशियल सेक्टर। ये गलत है। देखिए, रेगुलेशन का एम था कि हम रिस्की बिहेवियर को कंट्रोल करें, राइट। बैंक का जो रिस्की बिहेवियर है उसको कंट्रोल करना, उसको बढ़ाना नहीं। दूसरा कह रहा है कि दे हैड नो इंपैक्ट ऑन रिस्क। दोस्तों, रेगुलेशन का इंपैक्ट तो था, ये भी गलत है। तीसरा कह रहा है कि दे सिग्निफिकेंटली रिड्यूस रिस्क इन द फाइनेंशियल सेक्टर। दोस्तों, ये सबसे एक्यूरेट चॉइस है। देखिए, हुआ क्या कि जो हमारा प्री 1970 के जो रेगुलेशंस थे ना, उसका एम यही था कि हम एक स्टेबल फाइनेंशियल सिस्टम क्रिएट करें। वी क्रिएट अ स्टेबल फाइनेंशियल सिस्टम, राइट। तो इसका एम था कि हम स्टेबल फाइनेंशियल सिस्टम क्रिएट करें रिस्की एक्टिविटीज को लिमिट करते हुए। तो ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी कर रहा है कि दे क्रिएटेड अनसर्टेनिटी इन द फाइनेंशियल सेक्टर। तो रेगुलेशन जो है कुछ तो कॉम्प्लेक्सिटी लाएगा, लेकिन प्राइमरी गोल ये नहीं है कि, प्राइमरी गोल यही है कि हम क्लैरिटी लाएं और कंट्रोल करें रिस्क को, ना कि हम अनसर्टेनिटी क्रिएट करें। तो ये ऑप्शन क्या है, गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। दोस्तों, दिस इज द परफेक्ट वे ऑफ लर्निंग अ पार्टिकुलर टॉपिक। फर्स्ट ऑफ ऑल, यू ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द बैकग्राउंड ऑफ दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन, एंड देन आफ्टर यू सी द ऑप्शन, एंड देन आफ्टर इस तरह से हमारा एमसीक्यू का सेशन चलता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। हाउ वेयर इंटरेस्ट रेट अफेक्टेड बाय मार्केट प्रेशर अंडर द सिस्टम। तो जिस सिस्टम के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया, तो उसमें इंटरेस्ट रेट मार्केट प्रेशर के द्वारा कैसे अफेक्ट होता था। तो देखिए, इमेजिन कीजिए कि इंटरेस्ट रेट जो होता है ना, मनी को बोरो करने का जो प्राइस होता है उसको हम लोग इंटरेस्ट रेट कहते हैं। तो हम लोग बात कर रहे हैं 1970s एरा की। तो 1970 में क्या होता था कि जो गवर्नमेंट है वो एक तरह का प्राइस कंट्रोलर की तरह काम करती थी। तो गवर्नमेंट एक्ट्स लाइक अ प्राइस कंट्रोलर। ठीक है, तो वो क्या करती थी कि बैंक को अलाउ नहीं करती थी कि वो ज़्यादा इंटरेस्ट रेट हाई करे या बहुत ही कम कर दे इंटरेस्ट रेट को। इससे इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए कि लोन का बहुत ही ज़्यादा डिमांड है मार्केट में, तो बैंक जो है फ्रीली इंटरेस्ट रेट रेज नहीं कर पाएगी जितना वो चाहे। तो यही चीज़ है। तो वही कहा जा रहा है कि किस प्रकार से इंटरेस्ट रेट अफेक्ट हुआ मार्केट प्रेशर के द्वारा। चलिए ऑप्शन से चलते हैं। पहला कह रहा है कि इंटरेस्ट रेट वे डिटरमाइंड बाय द मार्केट प्रेशर। देखिए दोस्तों, ये सही नहीं है। कुछ मार्केट फोर्स ने इंपॉर्टेंट रोल तो प्ले किया, लेकिन रेगुलेशन ने लिमिट किया कितना बैंक रेट को एडजस्ट कर सकती है। तो ये गलत होगा। बी कर रहा है कि इंटरेस्ट रेट वेयर सेट बाय द इंडिविजुअल बैंक। तो रेगुलेशन जो है मिनिमम और मैक्सिमम रेट को डिक्टेट किया जितना बैंक ऑफर कर सकती है। इंडिविजुअल बैंक के पास कोई कंप्लीट फ्रीडम नहीं था, राइट। सी कर रहा है कि मार्केट प्रेशर हैज नो इम्पैक्ट ऑन इंटरेस्ट रेट। दोस्तों, कुछ मार्केट तो इन्फ्लुएंस था, राइट। देयर लाइकली वाज वेयर सम मार्केट इन्फ्लुएंस। तो मार्केट प्रेशर का कोई इम्पैक्ट करना ये भी गलत है। ऑप्शन डी कर रहा है इंटरेस्ट रेट वेयर इन्फ्लुएंस बाय द गवर्नमेंट रेगुलेशन। बिल्कुल सही है, ये एक्यूरेट चॉइस है। रेगुलेशन एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया ताकि इंटरेस्ट रेट को हम सेट कर सकें, कितना बैंक रेज कर सके, कितना बैंक लोअर कर सके, सोलली बेस्ड ऑन मार्केट डिमांड। समझ में आया दोस्तों? इसका सही जवाब क्या है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी।
चलिए आगे देखते हैं, हाउ वेयर इंटरेस्ट रेट अफेक्टेड बाय द मार्केट प्रेशर अंडर द सिस्टम। आई थिंक वी हैव डिस्कस दिस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। लेट मी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज फ्रेज 363 रेफर्स टू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बैंकिंग। बैंकिंग के कॉन्टेक्स्ट में ये जो फ्रेज है 363, इसका क्या मतलब है? तो इमेजिन कीजिए कि आप अपना पैसा सेविंग अकाउंट में डालते हैं जो कि शॉर्ट टर्म डिपॉजिट है, ठीक है। तो बैंक आपको 3% इंटरेस्ट दे रही है उस पैसे पे, कितना दे रही है? 3% इंटरेस्ट दे रही है। लेकिन बैंक जो है वही पैसा जो है लोन के रूप में देगी, लॉन्ग टर्म लैंडिंग में वो हायर रेट पे देगी, यानी 6% पे लैंड करेगी। तो जो डिफरेंस है 6 और 3 का, वो 3% जो है बैंक का क्या होता है? प्रॉफिट होता है, राइट। तो ये जो यहाँ पे जो 363 में जो 3 एंड में कर रहा है ना, इसका मतलब कि बैंकर अपना काम पहले कर देते थे, 3 बजे शाम तक काम कंप्लीट कर लेते थे, क्योंकि ये जो बैंकिंग आसान माना जाता था और कम रिस्क माना जाता था। तो दोस्तों 363 एक सिंप्लीफिकेशन है और एक यूनिवर्सल प्रैक्टिस नहीं था, 1970 के जमाने की बात कर रहे हैं। तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि बैंक वर्क स्केड्यूल फ्रॉम 3 AM to 6 PM, तो ये गलत है। दूसरा कह रहा है कि शॉर्ट टर्म डिपॉजिट इंटरेस्ट रेट, लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट लैंडिंग एंड वर्क आवर, बिल्कुल सही। ये पहला जो 3 है इसका मतलब कि इंटरेस्ट रेट जो बैंक ऑफर कर रही थी डिपॉजिट पे। ये दूसरा जो 6 है ये लोन का रेट था, लॉन्ग टर्म लैंडिंग इंटरेस्ट रेट था। और ये जो लास्ट में 3 है ये है बैंक का वर्क आवर, ठीक है। बैंक 3 बजे तक अपना सारा काम कंप्लीट कर लेती थी। तो यही होता है 363, समझ में आया? ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि द टाइम टेकन बाय बैंकर टू कंप्लीट डेली ट्रांजैक्शन, ये भी गलत है, ठीक है। तो और ऑप्शन डी कह रहा है कि कोड यूज बाय बैंकर फॉर इंटरनल कम्युनिकेशन, ये भी गलत है। समझ में आ गया 363 का क्या मतलब है? वी आर प्रेजेंटली व्हाटएवर वी आर स्टडिंग इट इज रिलेटेड टू द 1970s एरा। अब बात करते हैं 50-60s की। तो सवाल है कि इमेजिन कीजिए कि 50-60 में कौन सा रिस्क मेजर कंस्टेंट माना जाता था प्रॉफिटेबिलिटी बैंक के लिए। इमेजिन कीजिए कि एक बैंक है 50-60s में, तो उसमें क्या होता था कि रेगुलेशन लिमिट करता था कितना बैंक इन्वेस्ट कर सके, कितना इंटरेस्ट रेट सेट किया जाए। तो इस कारण से कुछ मार्केट रिस्क कम हुआ था। लेकिन बैंक के लिए 2 मेजर कंसर्न अभी भी था। पहला था क्रेडिट रिस्क, मैं आपको बैकग्राउंड समझा रहा हूं। तो क्रेडिट रिस्क हमेशा के लिए बैंक के लिए मेजर कंसर्न रहा है। यदि बोरोवर लोन को रिपेमेंट नहीं कर पाएगा तो बैंक का पैसा डूब जाता है, ठीक है। तो एक समय जहां पे फ्यूअर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, रेगुलेशन के कारण इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बहुत कम है, तो रिस्क ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये रिस्क बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट था। और दूसरा था हमारा लिक्विडिटी रिस्क। लिक्विडिटी रिस्क में क्या होता है कि रेगुलेशन ने इसे हेल्प किया। दोस्तों बैंक को रिक्वायरमेंट था कि वो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ रिजर्व मेंटेन करे ताकि विड्रॉल डिमांड को मीट कर सके। लेकिन क्रेडिट रिस्क के कंपैरिजन में लिक्विडिटी रिस्क जो है सेकेंडरी कंसर्न था। तो आइए जरा ऑप्शन को देखते हैं क्या क्या ऑप्शन दे रखा है हमारा। पहला ऑप्शन दे रखा है ऑपरेशनल रिस्क एंड मार्केट रिस्क। देखिए दोस्तों ऑपरेशनल रिस्क जैसे कि एरर हो गया, IT फेलियर हो गया, ये तो एग्जिस्ट करता ही करता था, लेकिन रेगुलेशन ने इसे कंट्रोल में रखा था। लेकिन जहां तक मार्केट रिस्क की बात है, जैसे इंटरेस्ट रेट रिस्क हो गया, तो उतना प्रोमिनेंट नहीं था गवर्नमेंट रेगुलेशन के कारण। ऑप्शन नंबर बी कर रहा है क्रेडिट एंड मार्केट रिस्क। देखिए दोस्तों ये सबसे ज्यादा लाइकली सिनेरियो है। क्रेडिट रिस्क मतलब कि बोरोवर डिफॉल्ट कर रहा है लोन पे, और मार्केट रिस्क मैंने पहले ही बताया कि ये लेस इंपैक्टफुल था रेगुलेशन के कारण। और अच्छा पॉसिबिलिटी इसका भी है, ऑप्शन सी का भी, क्रेडिट एंड लिक्विडिटी रिस्क, यही सबसे एक्यूरेट आंसर है। लिक्विडिटी रिस्क का मतलब एक रिस्क होता है कि हमारे पास कैश नहीं है हाथ में ताकि कस्टमर की डिमांड को हम मीट कर सकें, ये होता है लिक्विडिटी रिस्क। लेकिन क्रेडिट रिस्क सबसे बड़ा कंसर्न था। और ऑपरेशनल और लिक्विडिटी तो मैंने आपको बताया ही कि रेगुलेशन के कारण ऑपरेशनल रिस्क को कंट्रोल में रखा गया था। तो सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर सी, क्रेडिट एंड लिक्विडिटी रिस्क। अगला सवाल है कि जो डीरेगुलेशन हुआ था बैंकिंग सिस्टम का 70s में, ये बहुत सारे बैंकर को किस तरह के रिस्क से एक्सपोज कर दिया गया जिसके लिए वो अनप्रिपेयर्ड थे। तो दोस्तों देखिए डीरेगुलेशन जो 1970 में जो डीरेगुलेशन हुआ था, तो 1970 से जो पहले का एरा था उसमें सरकार जो है कंट्रोल करती थी इंटरेस्ट रेट को, गवर्नमेंट कंट्रोल द इंटरेस्ट रेट। इसका मतलब कि बैंक को पता था कि वो कितना चार्ज करेगी, क्या चार्ज करेगी लोन के लिए और क्या उसे पे करना है डिपॉजिट पे। तो ये प्रेडिक्टेबल इन्वायरमेंट था, दिस वाज मोर लाइक अ प्रेडिक्टेबल इन्वायरमेंट, राइट। लेकिन डीरेगुलेशन ने इन सभी कंट्रोल को रिमूव कर दिया। सडनली क्या हुआ कि बैंक को इंटरेस्ट रेट रिस्क के साथ डील करना पड़ा। इसका मतलब ये हुआ कि यदि इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो बैंक जो है इस लोन से स्टक कर जाएगी जिसको उसने लो रेट पे इशू किया था, ठीक है। कन्वर्सली यदि इंटरेस्ट रेट घटता है तो बैंक को ज़्यादा इंटरेस्ट डिपॉजिट पे करना पड़ेगा जितना वो लोन पे अर्न नहीं करेगी। तो ये जो मार्केट रिस्क था ये नया टेरिटरी था बहुत सारे बैंकों के लिए, और बैंक प्रिपेयर्ड नहीं थे इस तरह की इसको इफेक्टिवली मैनेज करने के लिए। आइए ऑप्शन को देखते हैं, मैंने आपको बैकग्राउंड समझा दिया है। तो पहला ऑप्शन का ऑपरेशनल रिस्क।
देखिए ऑपरेशनल रिस्क का मतलब इंटरनल एरर होता है, सिस्टम फेलियर होता है। तो डीरेगुलेशन कॉम्प्लेक्सिटी तो बढ़ाया था, लेकिन ये इंटायरली नया नहीं था, बैंक को पहले से इससे एक्सपोजर मिल चुका था। क्रेडिट रिस्क की बात करें तो हमेशा के लिए कंसर्न रहा है, लेकिन डीरेगुलेशन ने ड्रास्टिकली चेंज नहीं किया होगा कि बैंक कैसे बोरोवर के क्रेडिट वर्दिनेस को एसेस करते हैं। मार्केट रिस्क की बात करें तो दोस्तों ये सबसे सही जवाब है, ये सबसे मोस्ट लाइकली कल्प्रिट है। मार्केट रिस्क का मतलब कि कुछ एक्सटर्नल फैक्टर जो कि बैंक के फाइनेंशियल हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। तो डीरेगुलेशन के कारण खासकर इंटरेस्ट रेट कंट्रोल की यदि हम बात करें, इंटरेस्ट रेट कंट्रोल, तो इसने बैंक को एक्सपोज किया एक नया तरह का मार्केट रिस्क है जिसको हम लोग इंटरेस्ट रेट रिस्क बोलते हैं। और लिक्विडिटी रिस्क का मतलब मैंने आपको पहले ही बताया कि हमारे पास एनफ कैश नहीं है हैंड में, तो डीरेगुलेशन ने लिक्विडिटी को मैनेज करना कॉम्प्लेक्स कर दिया होगा, लेकिन ये इंटायरली नया नहीं था। तो हमसे सवाल ये पूछ रहा है कि नया क्या लाया गया जिसके लिए बैंक अनप्रिपेयर्ड थे। तो सही जवाब है मार्केट रिस्क, और स्पेसिफिकली यदि हम बात करें तो इंटरेस्ट रेट रिस्क। समझ में आया? देखिए दोस्तों, ये जो एमसीक्यू सीरीज इस तरह से बनाया गया है कि आपका एक एक कंसेप्ट क्लियर होगा, आप एक सीक्वेंशियली ऑर्डर में सारा चीज़ों को समझ सकते हैं। अगला सवाल है कि कौन सा सिग्निफिकेंट फैक्टर था जिसने बहुत सारे बैंक फेलियर को ट्रिगर किया वर्ल्ड वाइड ड्यूरिंग 70s एंड 80s एंड 90s। तो दोस्तों थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लेते हैं। देखिए इमेजिन कीजिए कि एक बैंक जो कि प्री डीरेगुलेशन एरा में है, तो सरकार इंटरेस्ट रेट को कंट्रोल करती थी, इसलिए बैंक को पता था कितना इसे चार्ज करना है लोन के लिए और कितना उसे डिपॉजिट पे करना है। तो एक तरह का प्रेडिक्टेबल एनवायरनमेंट था, लेकिन डीरेगुलेशन के कारण ये सभी कंट्रोल को रिमूव हो गया, बैंक सडनली एक्सपोज हो गई इंटरेस्ट रेट रिस्क से। अब बताइए कि इंटरेस्ट रेट यदि बढ़ जाता है, समझिए एक बैकग्राउंड को समझिए, ठीक है, मैं आपको समझाता हूं दोस्तों। ये क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। मान लीजिए कि इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है, तो इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो क्या होगा कि बैंक जो है लोन के साथ स्टक हो जाएगी जिसको उसने लो रेट पे इशू किया था, मतलब बैंक का जो अर्निंग है कम मिलेगा। और यदि इंटरेस्ट रेट घट जाता है तो बैंक को ज़्यादा पे करना पड़ेगा डिपॉजिट पे, ठीक है, देन दे अर्न ऑन लोन। तो बहुत सारे बैंक प्रिपेयर नहीं थे कि किस प्रकार से इस रिस्क से मैनेज करें। तो एक बैंक हो सकता है कि बहुत सारे फिक्स रेट लोन इशू कर दिया हो इस उस समय पे जहाँ पे इंटरेस्ट रेट कम था, और यदि इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है तो बोरोवर जो है रिफाइनेंस कर देंगे अपने लोन को दूसरे बैंक के साथ जो कि लोअर रेट ऑफर कर रही है। इस कारण से दोस्तों बैंक को बहुत सारा लोन मिला जो कि प्रॉफिटेबल नहीं हुआ, समझे। तो अब सवाल पे आते हैं, दूसरा ऑप्शन को देखते हैं। तो पहला कह रहा है कि पुअरली मैनेज क्रेडिट रिस्क। देखिए दोस्तों ये हमेशा कंसर्न रहा है बैंक के लिए, लेकिन डीरेगुलेशन के कारण ये कॉम्प्लेक्स हुआ था, लेकिन ये हमारा नया नहीं था, तो ये नहीं होगा। पुअरली मैनेज लिक्विडिटी रिस्क, तो डीरेगुलेशन ने इससे भी इंपैक्ट किया होगा, लेकिन इंटरेस्ट रेट रिस्क सबसे बड़ा चैलेंज था। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज पुअरली मैनेज इंटरेस्ट रेट रिस्क। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल है हमारे पास, नेक्स्ट लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव, व्हाई वेयर फंडिंग मिसमैच नॉट अ प्रॉब्लम फॉर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ड्यूरिंग द 70s 80s एंड 90s। तो देखिए दोस्तों इसमें क्या बताया जा रहा है कि क्रक्स में समझाता हूँ कि क्रक्स क्या था इशू का। देखिए जो 1970s में जो डीरेगुलेशन हुआ ना, इसने एक ऐसा कंडीशन क्रिएट किया जिस कारण से फंडिंग मिसमैच एक बहुत बड़ा रिस्क हो गया। ठीक है, तो पहला ऑप्शन कर रहा है कि इस कारण से एक ऐसा सिनेरियो हुआ कि बैंक हायर इंटरेस्ट रेट ऑफर कर रही थी डिपॉजिट पे ताकि वो ज़्यादा फंड से को अट्रैक्ट कर सके, लेकिन दोस्तों वो उन सभी फंड को यूज कर रही थी इशू करने के लिए लॉन्ग टर्म लोन को। तो ये मिसमैच के कारण अब प्रॉब्लम आया कि बहुत सारे डिपॉजिटर ने पैसा यदि निकालना शुरू कर दिया इससे पहले कि लोन मैच्योर होता, तो बैंक के पास रेडली अवेलेबल कैश नहीं था ताकि उन सभी डिमांड को मीट कर सके। ठीक है, तो ऑप्शन बी का रहा है कि बैंक हैज़ ए स्ट्रॉन्ग कैपिटल पोजीशन, तो ये एक बफर प्रोवाइड कर सकता था कुछ केसेस में, लेकिन इसने मिसमैच के जो रिस्क था उसको एलिमिनेट किया। ठीक है, फिर एलिमिनेट नहीं कर पाया। तीसरा कह रहा है कि इंटरेस्ट रेट वे लो स्टेबल, तो स्टेबल इंटरेस्ट रेट जो है अच्छा जी अच्छी बात है, लेकिन ये मिसमैच को ऑल टुगेदर प्रिवेंट नहीं करेगा। डी कह रहा है कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अवॉइडेड लॉन्ग टर्म फिक्स एसेट। तो देखिए दोस्तों शॉर्ट टर्म एसेट पे फोकस करना लिक्विडिटी में हेल्प करता है, लेकिन ये कोर इशू को एड्रेस नहीं करता मिसमैच मैच्योरिटी का। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जो 1970s का डीरेगुलेशन हुआ इस कारण से एक फाइनेंशियल इन्वायरमेंट आया जहां पे फंडिंग मिसमैच बहुत ही सिग्निफिकेंट रिस्क हो चुका था बैंक के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए ज़्यादा अप्रोप्रिएट करेक्ट आंसर है। ठीक है, कि डिपॉजिट एंड लैंडिंग वेयर रेगुलेटेड प्रिवेंटिंग मिसमैच। अगला सवाल कर रहा है कि व्हाट फैक्टर कंट्रीब्यूटेड टू द ट्रिगरिंग ऑफ बैंक फेलियर ड्यूरिंग द 70s 80s एंड 90s। 70s 80s और 90s में कौन सा फैक्टर था जिस कारण से बैंक में फेलियर आया। ठीक है, तो दोस्तों चलिए ऑप्शन वाइज देखते हैं। सबसे पहले है कि क्यों हम वोलेटाइल लायबिलिटी पे डिपेंडेंस के कारण इशू हुआ। तो इमेजिन कीजिए कि बैंक एक तरह का बहुत बड़ा जगलर है। सो आप इसे समझ सकते हैं, इसको रिकॉल कीजिए। मैं एग्जांपल लेके समझाता हूँ कि मान लीजिए कि बैंक जो है एक बहुत बड़ा जगलर है।
तो इसमें दो मेन थिंग था, दो चीज़ें था मैनेज करने के लिए, राइट। तो इसमें दो चीज़ें थी मैनेज करने के लिए। पहला था लायबिलिटीज़, देयर वर टू थिंग टू मैनेज। फर्स्ट थिंग इज़ लायबिलिटी। तो ये लायबिलिटी का मतलब क्या होता है, दिस इज़ द मनी दे ऑ, जैसे कि कस्टमर से डिपॉजिट हो गया, डिपॉजिट फ्रॉम कस्टमर, ठीक है। और तो जैसे मान लीजिए कुछ बॉल जो जगलर टॉस कर रहे हैं हवा में, ये होता है लायबिलिटीज़। और कुछ होता है हमारा एसेट। एसेट का मतलब क्या होता है, एसेट का मतलब होता है कि बैंक ने क्या खरीदा, ठीक है। बैंक ने, देखिए लायबिलिटी का मतलब कि बैंक ने क्या उधार लिया, एसेट का मतलब क्या होता है कि व्हाट बैंक ऑन, बैंक ने क्या खरीदा, राइट। जैसे कि मान लीजिए लोन जो उसने इशू किया, ये हमारा एसेट है। तो प्रॉब्लम ये था कि बैंक क्या करती थी कि जो शॉर्ट टर्म डिपॉजिट था, बैंक क्या करती थी कि जो हमारा शॉर्ट टर्म डिपॉजिट है, जैसे जिसको हम लोग वोलेटाइल लायबिलिटी बोलते हैं, वोलेटाइल लायबिलिटी समझते हैं ना, वोलेटाइल लायबिलिटी का मतलब कि जो हमारा शॉर्ट टर्म डिपॉजिट है, राइट। तो बैंक क्या करती थी कि शॉर्ट टर्म डिपॉजिट को यूज़ करती थी लॉन्ग टर्म लोन को फंड करने के लिए। तो लॉन्ग टर्म लोन को फंडिंग कहाँ से मिलता था, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट से मिलता था। तो शॉर्ट टर्म का मतलब कि इस डिपॉजिट को क्विकली कस्टमर चाहे तो विड्रॉ कर सकता है, और लॉन्ग टर्म का मतलब ये हुआ कि इस लोन को लंबा समय लगेगा रिपेमेंट के लिए। तो ये तो प्रॉब्लम, रिस्क क्या था, रिस्क ये था, मान लीजिए कि बहुत सारे डिपॉजिटर ने डिसाइड किया कि वो अपना पैसा तुरंत निकालने आ जाएंगे, तो बैंक के पास कैश ही नहीं रहेगा हाथ में, क्योंकि उसका पैसा तो लॉन्ग टर्म लोन में टाइड है, राइट। उसका पैसा तो लॉन्ग टर्म लोन में, बैंक के पास कैश ही नहीं रहेगा। तो ये जो मिसमैच होगा ना मैच्योरिटी का, टाइम फ्रेम का, डिपॉजिट और लोन के बीच में, ये एक सीरियस ट्रबल काउज करेगा। समझिए, समझ में आ रहा है आपको। अब चलिए ऑप्शन वाइज चलते हैं। ये मैंने आपको सही एक चीज़ समझाया, ठीक है। अब ऑप्शन वाइज चलते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है पुअर मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशनल रिस्क। देखिए दोस्तों, ऑपरेशनल रिस्क एक रोल प्ले करता है, लेकिन फोकस है कि हम लायबिलिटी और एसेट को मैनेज करें। ऑप्शन बी है डिपेंडेंस ऑन वोलेटाइल लायबिलिटी। मैंने अभी आपको समझाया कि ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर था जिस कारण से बैंक का फेलियर हुआ। मैंने वोलेटाइल लायबिलिटी को अभी मैंने आपको समझाया। तो तीसरा कर रहा है कि लैक ऑफ रेगुलेटरी रेस्ट्रिक्शन। देखिए दोस्तों, डीरेगुलेशन जो 1970 में आया, इसने इस कारण से कुछ रिस्क बढ़ा, लेकिन फंडिंग मिसमैच के कारण रिस्क ज़्यादा बढ़ा। और एक्सेसिव फोकस ऑन क्रेडिट रिस्क। देखिए दोस्तों, क्रेडिट रिस्क हमेशा के लिए इंपॉर्टेंट रहा है, लेकिन इस केस में जो लायबिलिटी का मिसमैनेजमेंट है वो बहुत बड़ा कल्प्रिट है। वही कह रहा है डिपेंडेंस ऑन वोलेटाइल लायबिलिटी। तो कंक्लूड यदि करें हम, तो कंक्लूड करें तो हमारा वोलेटाइल लायबिलिटीज़ पे जो डिपेंडेंस था, जैसे शॉर्ट टर्म डिपॉजिट पे हम लॉन्ग टर्म एसेट को फंड करते थे, जैसे लोन हुआ, ये एक सिग्निफिकेंट फैक्टर था जो कि कंट्रीब्यूट करता था बैंक के फेलियर में ड्यूरिंग 70s एंड 80s एंड 90s, ठीक है। तो इस मिसमैच के कारण क्या आया, लिक्विडिटी रिस्क आया, जिसके लिए बैंक जो है रेडिली अवेलेबल नहीं थे, राइट। तो ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा है। होपफुली ये आपको कंसेप्ट क्लियर हो रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आप देख सकते हैं कितना सिंपल भाषा में मैं आपको एक चीज़ समझा रहा हूँ, राइट। दिस इज द सिंपलेस्ट वे ऑफ एक्सप्लेनेशन। एंड इफ यू नीड एनी टाइप ऑफ सच टाइप ऑफ कोर्सेज, सो यू कैन जस्ट व्हाट्सएप मी ऑन द नंबर शोन ऑन द स्क्रीन। आपके स्क्रीन पे जो नंबर शो किया जा रहा है उस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं और उस डिटेल जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंसुलेटिंग इंटरेस्ट स्प्रेड अगेंस्ट फ्रीक्वेंट इंटरेस्ट चेंज हैज़ बिकम द मेजर स्ट्रेटजिक ऑब्जेक्टिव ऑफ बैंक मैनेजमेंट बिकॉज। देखिए दोस्तों, एक लाइन से सवाल बनाया गया है। दिस क्वेश्चन हैज़ बीन प्रिपेयर्ड फ्रॉम ईच एंड एवरी लाइन, राइट। तो आइए जरा देखते हैं कि सवाल है कि इंटरेस्ट रेट चेंज क्यों मैटर करता है, ठीक है। तो पहले मान लीजिए कि इमेजिन कीजिए कि बैंक एक बहुत बड़ा स्टोर है जहाँ पे कुछ स्पेसिफिक पैसा हम खरीदते हैं और बेचते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारे डिपॉजिटर होते हैं, ठीक है, तो डिपॉजिटर से हम क्या लेते हैं, पैसा लेते हैं, राइट। डिपॉजिटर से हम पैसा लेते हैं और लोअर इंटरेस्ट रेट पे, एट लो इंटरेस्ट रेट वी बोरो द मनी, राइट। और फिर जो है उसको बेचते हैं लोन के माध्यम से, ठीक है, एट लोअर इंटरेस्ट रेट एंड सेल मनी थ्रू लोन एट हायर इंटरेस्ट रेट, ठीक है, सेल मनी थ्रू लोन एट हायर इंटरेस्ट रेट। तो डिपॉजिटर से लो इंटरेस्ट रेट पे हमने मनी बोरो किया और पैसा भेजा हायर इंटरेस्ट रेट पे। तो ये जो डिफरेंस होता है ना इन दोनों रेट के बीच में, जो हमारा डिफरेंस होता है, द डिफरेंस बिटवीन दीज टू रेट, इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट स्प्रेड। दिस इज कॉल्ड इंटरेस्ट स्प्रेड, ठीक है, इसे ही हम लोग इंटरेस्ट स्प्रेड बोलते हैं। और इसी इंटरेस्ट स्प्रेड को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रॉफिट मार्जिन भी बोलते हैं। मतलब मनी हमने बोरो किया डिपॉजिटर से कम इंटरेस्ट रेट पे और सेल कर रहे हैं मनी को लोन के माध्यम से हायर इंटरेस्ट रेट पे, तो इन दोनों रेट के बीच का जो अंतर है उसको हम लोग इंटरेस्ट स्प्रेड बोलते हैं और यही स्प्रेड होता है प्रॉफिट मार्जिन। अब आप ये सोचिए कि यदि जो इंटरेस्ट रेट है वो फ्रिक्वेंटली चेंज हो, ये जो हमारा इंटरेस्ट रेट है वो मान लीजिए कि फ्रिक्वेंट चेंजेज आ जाए इसमें,
ठीक है। तो इस कारण से सिस्टम हमारा डिसरप्ट हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि इंटरेस्ट रेट सडनली बढ़ गया, ठीक है, तो बैंक स्टक हो जाएगी, जो जिस लोन को उसने लो रेट पे इशू किया था, मतलब कि वो प्रॉफिट कम अर्न करेगी। तो इसीलिए कहा जाता है कि इंसुलेटिंग इंटरेस्ट स्प्रेड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बैंक चाहती है कि वो अपने प्रॉफिट मार्जिन को यानी इंटरेस्ट स्प्रेड को प्रेडिक्टेबल रखे, जितना पॉसिबल हो सके उसे इंसुलेट करे। इससे क्या होता है, क्यों इंसुलेट करना बहुत ज़रूरी है? देखिए दोस्तों, ये थ्योरेटिकल चीज़ों में आपको समझा रहा हूँ क्यों इंसुलेट करना बहुत ज़रूरी है। तो इससे क्या होता है कि हम फ्यूचर के लिए प्लान अच्छे से कर सकते हैं, प्लान फॉर द फ्यूचर मोर इफेक्टिवली। दूसरा क्या फ़ायदा है कि हम कॉम्पिटिटिव रेट रख सकते हैं, वी कैन पुट द कॉम्पिटिटिव रेट डिपॉजिट के लिए भी और लोन के लिए भी, और हम एक हेल्दी फाइनेंशियल बफर को मेंटेन कर सकते हैं। समझ में? अब चलिए ऑप्शन को देखते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है मार्केट कंपटीशन। यहाँ देखिए लिखा गया मार्केट कंपटीशन डिमांड। तो देखिए कंपटीशन तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम स्प्रेड को इंसुलेट इसलिए करते हैं ताकि हम रिस्क और प्रॉफिटेबिलिटी को मैनेज कर सकें। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि इट हेल्प्स इन मैनेजिंग क्रेडिट रिस्क। देखिए दोस्तों, क्रेडिट रिस्क एक सेपरेट कंसर्न है। क्रेडिट रिस्क बोरोवर का रिस्क होता है कि वो लोन को रिपे नहीं कर रहा है। ऑप्शन सी कह रहा है कि इंटरेस्ट रेट चेंज कैन सिग्निफिकेंटली इंपैक्ट प्रॉफिटेबिलिटी। ऑप्शन डी कह रहा है रेगुलेटरी अथॉरिटी इन्फोर्स सच स्ट्रेटजी। तो रेगुलेशन एग्जिस्ट करता है, लेकिन टिपिकली डिक्टेट नहीं करता कि कैसे बैंक अपने इंटरेस्ट स्प्रेड को मैनेज करेगी। ठीक है, तो सही जवाब है इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी, इंटरेस्ट रेट चेंज कैन सिग्निफिकेंटली इंपैक्ट प्रॉफिटेबिलिटी। राइट। तो याद रखिए कि जो फ्रीक्वेंट इंटरेस्ट रेट चेंजेस होते हैं वो सिग्निफिकेंटली इंपैक्ट करते हैं बैंक के प्रॉफिटेबिलिटी को, उनके इंटरेस्ट स्प्रेड को अफेक्ट करते हुए। इसीलिए कहा जाता है कि स्प्रेड को इंसुलेट करना या इसे लेस वोलेटाइल बनाना एक बहुत ही बड़ा स्ट्रेटजिक ऑब्जेक्टिव है बैंक के लिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल है हमारे पास कि द डीरेगुलेशन इन द फाइनेंशियल सिस्टम, कि जो डीरेगुलेशन हुआ था फाइनेंशियल सिस्टम का भारत में, ये ऑपरेशनल फ्रीडम प्रोवाइड किया था फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को। इस कारण से क्या हुआ? तो दोस्तों बहुत अच्छा सवाल है, मैं समझाता हूँ। इमेजिन कीजिए कि फाइनेंशियल सिस्टम जो है वो एक जेंट प्ले ग्राउंड है, बहुत बड़ा प्ले ग्राउंड है, इमेजिन कीजिए आप। ठीक है, तो डीरेगुलेशन से पहले क्या होता था कि सरकार ने बहुत सारे रूल बना रखे थे कि बैंक कैसे ऑपरेट करेगा, जैसे क्या इंटरेस्ट रेट वो ऑफर करेगी। लेकिन डीरेगुलेशन के कारण क्या हुआ कि इन सभी ये जो रिस्ट्रिक्शन थे उसको लूज कर दिया गया। ठीक है, तो फिर फ्रेंड्स उसके बाद क्या हुआ कि डीरेगुलेशन ने रिस्ट्रिक्शन को लूज किया, जिससे बैंक जो है अपना इंटरेस्ट रेट खुद सेट कर सकते थे। राइट। और अब जैसे कुछ फैक्टर्स है, जैसे कि ओवरऑल मार्केट इंटरेस्ट रेट क्या है, लोन का कितना रिस्की है, और वो भी डिसाइड कर सकते थे कि किस तरह के फाइनेंशियल प्रोडक्ट ऑफर करना है। जैसे वो नए तरह के लोन ऑफर कर सकते थे, इन्वेस्टमेंट ऑप्शन ऑफर कर सकते थे जो कि प्रीवियसली अवेलेबल नहीं था। राइट। तो अब ऑप्शन को देखते हैं। लेट्स सी द फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि इंक्रीज रेगुलेटरी ओवरसाइट। तो डीरेगुलेशन का मतलब रेगुलेशन घटाने का था, ना कि उसके बढ़ाने का। ये तो नहीं होगा। इनहांस गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर प्राइसिंग। तो डीरेगुलेशन का एम था कि जो इंस्टीट्यूशन है उनको फ्रीडम दिया जाए ताकि वो अपना प्राइस सेट कर सकें। राइट, ना कि हम गवर्नमेंट का कंट्रोल बढ़ाएं हम। राइट, तो ये तो नहीं था। तो ये तो नहीं था ऑब्वियसली। तो अगला ऑप्शन है कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक्सरसाइजिंग कॉमर्शियल जजमेंट इन प्राइसिंग एसेट एंड लायबिलिटी। तो दोस्तों ये सबसे लाइकली आउटकम है डीरेगुलेशन का। इसका मतलब कि बैंक या दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास फ्रीडम था कि वो डिसाइड कर सकें कितना इंटरेस्ट रेट उनको लोन पे ऑफर किया जाएगा, डिपॉजिट पे ऑफर किया जाएगा, बेस्ड ऑन मार्केट कंडीशन एंड देयर ऑन रिस्क असेसमेंट। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक्सरसाइजिंग कॉमर्शियल जजमेंट इन प्राइसिंग एसेट एंड लायबिलिटी, मतलब कि डीरेगुलेशन का आउटकम यही था कि बैंक या दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास फ्रीडम था डिसाइड करने के लिए कितना इंटरेस्ट रेट वो ऑफर करेंगे। ऑप्शन डी कर रहा है स्ट्रिक्ट लिमिटेशन ऑन ऑपरेशनल डिसीजन। तो डीरेगुलेशन का मतलब लिमिटेशन घटाने का, ना कि उसके बढ़ाने का। समझे? तो इसीलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर सी क्या है, इसका सही जवाब है। अगला सवाल देखते हैं। द ऑपरेशनल फ्रीडम प्रोवाइडेड बाय डीरेगुलेशन ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम इन इंडिया। तो इसका क्या ऑप्शन है कि देखिए इसको समझिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इमेजिन कीजिए कि जो फाइनेंशियल सिस्टम है वो एक मार्केट है जहाँ पे बहुत सारे बैंक्स हैं।
तो डीरेगुलेशन से पहले सरकार का फिक्स प्राइस था लोन के लिए, डिपॉजिट के लिए, तो डीरेगुलेशन के कारण ये सभी कंट्रोल को लूज कर दिया गया, जिससे बैंक अपना इंटरेस्ट रेट खुद सेट कर सकते थे, ठीक है, और फिर वो डिसाइड कर सकते थे कि अलग अलग सर्विस का कितना फ़ी एसोसिएटेड है, ठीक है। तो डीरेगुलेशन के कारण बैंक को फ्लेक्सिबिलिटी मिला कि वो डिसीजन ले सके अपने बिजनेस जजमेंट का, जिस कारण से डाइवर्स प्राइसिंग लैंडस्केप आया। ऑप्शन ए कह रहा है कि इनकरेज गवर्नमेंट इंटरवेंशन, ऑप्शन ए कह रहा है रिस्ट्रिक्ट द डिसीजन मेकिंग पावर ऑफ द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो डीरेगुलेशन अपोजिट है, ये गलत होगा। इनकरेज गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन प्राइसिंग, ये भी गलत है। सी कह रहा है कि अलाउ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फ्लेक्सिबिलिटी इन प्राइसिंग बेस्ड ऑन कमर्शियल जजमेंट, ये बिल्कुल सही है। तो डीरेगुलेशन के अलाउ किया बैंक को कि वो अपना फैक्टर कंसीडर करे, जैसे मार्केट कंडीशन क्या है, रिस्क क्या है, कंपटीशन क्या है, जब भी वो लोन के लिए प्राइसिंग करे या डिपॉजिट के लिए प्राइसिंग करे। ऑप्शन डी कह रहा है लीड्स टू यूनिफॉर्म प्राइसिंग अक्रॉस ऑल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो डीरेगुलेशन के कारण वेरिएशन आया प्राइसिंग में, ठीक है, क्योंकि एक इंस्टीट्यूशन दूसरे इंस्टीट्यूशन से कम्पीट करने लगे, तो ये भी गलत होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। तो इस प्रकार से आपको ऑप्शन को एलिमिनेट करना आना चाहिए। अगला सवाल है कि जो रेलेवेंस है इंटरेस्ट रेट रिस्क का बैंकिंग इंडस्ट्री में, ये किस कारण से आया है, ठीक है। तो क्यों इंटरेस्ट रेट मैटर करता है, ये सवाल है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, इमेजिन कीजिए कि बैंक एक तरह का स्टोर है जहाँ पे कुछ स्पेसिफिक चीज़ खरीदी जा रही है, बेची जा रही है, वो स्पेसिफिक चीज़ है पैसा। तो बैंक पैसा लेती है डिपॉजिटर से लो इंटरेस्ट रेट पे, और वो जो है पैसा लोन के माध्यम से हायर इंटरेस्ट रेट पे बेचती है। तो ये डिफरेंस होता है इनके दो रेट के बीच का, उसको हम लोग इंटरेस्ट स्प्रेड कहते हैं, और यही स्प्रेड जो है बैंक का प्रॉफिट मार्जिन होता है। पता है आपको, मैंने पहले ही बताया ये चीज़। तो प्रॉब्लम ये है कि जो इंटरेस्ट रेट बैंक डिपॉजिट पे करती है, देखिए एक तरफ बैंक का क्या है, डिपॉजिट है, तो बैंक इंटरेस्ट रेट डिपॉजिट पे जो पे करती है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉस्ट ऑफ लायबिलिटी। तो ये जो कॉस्ट ऑफ लायबिलिटी है, और जो इंटरेस्ट रेट बैंक लोन पे अर्न करती है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं अर्निंग ऑन एसेट, ईओए बोलते हैं, ईओए, और इसको बोलते हैं सीओएल। तो जो अर्निंग ऑफ एसेट है, ये दोनों का दोनों सेंसिटिव होता है ओवरऑल मार्केट इंटरेस्ट रेट में चेंज आने से, समझे, ये प्रॉब्लम है। तो रिस्क क्या आया, यदि मार्केट में इंटरेस्ट रेट चेंज होगा तो बैंक जो है इस लोन से स्टक हो जाएगी, जिसको उसने लोअर रेट पे इशू किया था, मतलब कि वो प्रॉफिट कम अर्न करेगी, ये समझ रहे हैं। यदि इंटरेस्ट रेट बढ़ जाए तो जो लोन उसने दिया था उस पर स्टक हो जाएगी, उसका प्रॉफिट कम हो जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ यदि इंटरेस्ट रेट घट जाए तो उसको ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा डिपॉजिट पे, समझ रहे हैं, जितना वो लोन से कमाएगी नहीं उतना ज़्यादा उसको इंटरेस्ट डिपॉजिट पे देना पड़ेगा। तो ये जो मिसमैच है ना, ये सिग्निफिकेंटली बैंक के प्रॉफिटेबिलिटी को अफेक्ट करता है। चलिए ऑप्शन को देखते हैं आप। पहला ऑप्शन कह रहा है स्टेबिलिटी इन इंटरेस्ट रेट, मतलब कि यदि इंटरेस्ट रेट कभी चेंज ही ना हो तो इंटरेस्ट रेट एक कंसर्न होगा ही नहीं होगा, लेकिन रेट तो फ्लक्चुएट करता है, इसीलिए बहुत बड़ा रिस्क है, ठीक है, तो ये तो होगा नहीं ऑप्शन। बी कह रहा है कि अनरिलेटेड अर्निंग ऑफ एसेट एंड कॉस्ट ऑफ लायबिलिटी, तो ये बहुत रिलेटेड है। बैंक का एम ये है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोन पे कमाए एज़ कम्पेयर टू जितना लायबिलिटी पे करे। लो इंटरेस्ट रेट वोलेटिलिटी, तो लो वोलेटिलिटी का मतलब कि हमारा जो इंटरेस्ट रेट है वो फ्रिक्वेंटली चेंज नहीं कर रहा है, ये तो रिस्क को कम कर देगा लेकिन एलिमिनेट तो नहीं करेगा ना, ठीक है। तो ऑप्शन डी कह रहा है कि द क्लोजली रिलेटेड नेचर ऑफ द अर्निंग ऑफ एसेट एंड कॉस्ट ऑफ लायबिलिटी, ये बिल्कुल सही है, सबसे ज़्यादा एप्रोप्रिएट ये है, ठीक है। तो डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है कि इंटरेस्ट रेट मैटर करता है, राइट। मैंने आपको अभी एग्जांपल लेके समझाया, इंटरेस्ट स्प्रेड का एग्जांपल लिया था, अभी मैंने आपको क्लियर किया। अगला सवाल है कि जो हमारा इंटरेस्ट रेट रिस्क टर्म है बैंकिंग इंडस्ट्री में, तो इसके रिलेटेड सवाल है। तो सवाल ये है कि क्यों इंटरेस्ट रेट रिस्क को इंपॉर्टेंस गेन किया। इमेजिन कीजिए कि पुराने समय का एक बैंक है, सरकार ने इंटरेस्ट रेट को रेगुलेट करके रखा है, जिस कारण से वो हमेशा का हमेशा स्टेबल है। ये ऐसे इन्वायरमेंट में इंटरेस्ट रेट प्रोमिनेंट नहीं था, इंटरेस्ट रेट रिस्क ही प्रोमिनेंट नहीं था, क्योंकि फ्लक्चुएशन बहुत ही कम था और ड्रामेटिक था। लेकिन जो 1970 में जो हमारा डीरेगुलेशन आया, इस कारण से चीज़ें बदली, बैंक को फ्रीडम मिला कि वो अपना इंटरेस्ट रेट सेट कर सके, लेकिन वो इंटरेस्ट रेट वोलेटिलिटी से एक्सपोज भी हुई। मार्केट का इंटरेस्ट रेट बहुत ही फ्लक्चुएट करता था, फ्रीली फ्लक्चुएट करता था, जो कि बैंक का जो कॉस्ट ऑफ लायबिलिटी था और बैंक का जो अर्निंग ऑन एसेट था, दोनों को इन्फ्लुएंस करता था। फिर मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जो हमारे फैक्टर्स हैं वो हाईली सेंसिटिव होते हैं इंटरेस्ट रेट चेंज से। यदि इंटरेस्ट रेट बढ़ता तो उनका बैंक का जो प्रॉफिट मार्जिन है बहुत ही कम हो जाता, ठीक है, यदि बैंक केयरफुल ना रहे तो, ठीक है। अब ऑप्शन को देखिए, पहला कह रहा है कि प्रीवियसली वेल नोन एंड एक्सटेंसिवली मैनेज्ड, तो बैंक ने तो समझा कि कंसेप्ट को, लेकिन डीरेगुलेशन के कारण ये सिग्निफिकेंट हुआ, एक्टिवली मैनेज रिस्क हुआ। दूसरा कह रहा है कि इग्नोर ड्यू टू द स्टेबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट रेट,
तो मैंने पहले बताया कि डीरेगुलेशन ने स्टेबिलिटी को कम किया था और इग्नोर किया था रिस्क को। फिर ऑप्शन नंबर सी का रहा है कि सडनली रिकॉग्नाइज द रिलेवेंट विद द इमरजेंस ऑफ कॉस्टली यस करेक्ट, ये सही है, अनअफेक्टेड बाय द चेंज इन फाइनेंशियल लैंडस्केप। तो डीरेगुलेशन एक मेजर चेंज था हमारे फाइनेंशियल लैंडस्केप में और इंटरेस्ट रेट से एक बड़ा कंसर्न आया एज अ रिजल्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर टू दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन है कि इंटरेस्ट व्हाट इज इंटरेस्ट रेट रिस्क एंड व्हाई डू बैंक एक्सेप्ट इट एज अ नॉर्मल पार्ट ऑफ बैंकिंग। तो इंटरेस्ट रेट रिस्क एक चांस होता है कि बैंक पैसा लूज करेगी क्योंकि इंटरेस्ट रेट चेंज होगा। बैंक ने क्यों एक्सेप्ट किया इसे? तो ऑब्वियसली एक रिस्क है, लेकिन ये प्रॉफिट का सोर्स भी है बैंक के लिए। प्रॉफिटेबिलिटी कैसे है? बैंक कैसे पैसा कमाती है? जो लोन वो देती है उस पर इंटरेस्ट चार्ज करती है और डिपॉजिट पे वो इंटरेस्ट पे करती है। यदि मान लीजिए इंटरेस्ट रेट बढ़ जाए, ठीक है, तो बैंक ज़्यादा चार्ज करेगी लोन पे, जितना वो डिपॉजिट पे करती है वो ज़्यादा चार्ज करेगी लोन पे, जिससे उसका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा। तो पहला कारण है बैंक एक्सेप्ट की इसको, पहला कारण है जो कि प्रॉफिटेबिलिटी है। फर्स्ट क्या है हमारा? प्रॉफिटेबिलिटी, प्रॉफिट के कारण। दूसरा कारण है शेयर होल्डर वैल्यू। इसको समझिए, होता क्या है कि इंटरेस्ट रेट रिस्क को यदि बैंक इफेक्टिवली मैनेज करेगी ना, तो बैंक एक स्टेबल और प्रॉफिटेबल बिजनेस को क्रिएट कर सकती है जो कि शेयर होल्डर को बेनिफिट करेगा। अब शेयर होल्डर कौन होते हैं? बैंक के जो ऑनर्स होते हैं। और तीसरा कारण है बैंक को एक्सेप्ट करने का, वो है डाइवर्सिफिकेशन। बैंक इंटरेस्ट रेट रिस्क को मैनेज कर सकती है वैराइटीज ऑफ प्रोडक्ट को ऑफर करके, जिसका अलग अलग मैच्योरिटीज़ है, जिसका अलग अलग इंटरेस्ट रेट स्ट्रक्चर है। इससे क्या होता है कि वो अपने एक्सपोजर को स्प्रेड कर सकती है। तो ये तीन कारण के कारण प्रॉफिटेबिलिटी, शेयर होल्डर वैल्यू, डेवलप, ये हमारा जो डाइवर्सिफिकेशन है, इस तीनों के कारण बैंक एक्सेप्ट करती है। चलिए ऑप्शन ए का देखते क्या कर रहा है। इंटरेस्ट रेट रिस्क इज द पोटेंशियल फॉर फाइनेंशियल लॉस ड्यू टू फ्लक्चुएशन इन द इंटरेस्ट रेट। बैंक एक्सेप्ट इट बिकॉज इट एनहांसेस प्रॉफिटेबिलिटी, शेयर होल्डर वैल्यू बाय डाइवर्सिफाइंग देयर पोर्टफोलियो। बिल्कुल सही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी का रहा है कि इंटरेस्ट रेट रिस्क रेफर्स टू द स्टेबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट रेट। बिल्कुल गलत है। इंटरेस्ट रेट रिस्क स्टेबिलिटी के रिगार्डिंग नहीं है, ये फ्लक्चुएशन के रिगार्डिंग है और ये स्टेबिलिटी नहीं होता है, और बैंक को इन सभी फ्लक्चुएशन को मैनेज करना, ये गलत है। सी का रहा है कि इंटरेस्ट रेट रिस्क इरेलेवेंट इन बैंकिंग, ये तो गलत है, बहुत बड़ा कंसर्न है बैंकिंग के लिए। ऑप्शन डी का रहा है कि इंटरेस्ट रेट रिस्क इज एक्सपोजर टू पॉजिटिव मूवमेंट इन द इंटरेस्ट रेट। तो इंटरेस्ट रेट रिस्क के कारण गेन भी होता है, लॉसेज भी होते हैं, डिपेंडिंग ऑन हाउ द रेट मूव्स। तो बैंक एक्सेसिव रिस्क को अवॉइड करती है। ठीक है, तो याद रखिए इंटरेस्ट रेट रिस्क एक डबल एजेड स्वॉर्ड है बैंक के लिए। ये प्रॉफिट का भी सोर्स है, लेकिन ये लॉस का भी पोटेंशियल हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए इज द करेक्ट आंसर टू दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन। चलिए अगला सवाल देखते हैं। वाई डू बैंक कंसीडर इंटरेस्ट रेट रिस्क एज बोथ अ नॉर्मल पार्ट ऑफ द बैंकिंग एंड पोटेंशियल थ्रेट टू अर्निंग एंड कैपिटल बेस। इसको बोलते हैं डबल एजेड स्वॉर्ड, बहुत बढ़िया टर्म है। क्या बोलते हैं? दो धारी तलवार। ठीक है, इंटरेस्ट क्या बोलते हैं? डबल एजेड स्वॉर्ड, मतलब दो धारी तलवार बोलते हैं। तो इमेजिन कीजिए कि बैंक एक टाइट रोप वॉकर है, तो उसको दो अपोजिट रियलिटी को बैलेंस करना है। दोनों अपोजिट रियलिटी क्या है? पहला है प्रॉफिटेबिलिटी। ठीक है, प्रॉफिटेबिलिटी का मतलब क्या हुआ कि बैंक पैसा कमाती है जो भी लोन देती है उस पर इंटरेस्ट चार्ज करके, और जो भी डिपॉजिट पे है उस पर इंटरेस्ट पे करके। यदि इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो बैंक पोटेंशियली ज़्यादा चार्ज करेगी लोन पे, और ये दोनों का बीच का जो डिफरेंस होता है उसको स्प्रेड बोलते हैं। ठीक है, और ये तो पहला चीज़ हुआ। और दूसरा चीज़ होता है थ्रेट टू अर्निंग। ठीक है, थ्रेट टू अर्निंग एंड कैपिटल। लेकिन मान लीजिए कि इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, बहुत हाई बढ़ जाए या बहुत क्विकली बढ़ जाए, तो बैंक जो है जो भी लोन उसने कम रेट पे दिया था उससे स्टक कर जाएगी। ठीक है, मतलब कि वो प्रॉफिट कम अर्न करेगी। इस तरह से क्या होगा, उसका जो अर्निंग है वो कम होते जाएगा, और इसका जो कैपिटल बेस है उसको भी थ्रेटन कर सकता है। समझ रहे हैं? इसीलिए ये पोटेंशियल थ्रेट भी है। मैंने दोनों चीज़ समझाया, प्रॉफिटेबिलिटी भी है और दूसरी तरफ क्या है इसका, तो अर्निंग का थ्रेट भी है। इसीलिए इसे कहा जाता है डबल एजेड स्वॉर्ड। ठीक है, तो अब ऑप्शन का क्वेश्चन क्या था? व्हाई डू बैंक कंसीडर इंटरेस्ट रेट एज बोथ नॉर्मल पार्ट ऑफ बैंकिंग पोटेंशियल थ्रेट। तो ऑप्शन ए कह रहा है कि बैंक सीज इंटरेस्ट रेट एज अ सोर्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी एंड शेयर होल्डर वैल्यू व्हाइल आल्सो रिकॉग्नाइजिंग दैट एक्सेसिव रिस्क कैन जियोपार्डाइज अर्निंग एंड कैपिटल। बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन ए तो बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी क्या कह रहा है कि बैंक इग्नोर इंटरेस्ट रेट रिस्क एज इट हैज नो इंपैक्ट ऑन देयर अर्निंग और कैपिटल बेस। ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, बैंक इस रिस्क को इग्नोर नहीं कर सकती। सी क्या कह रहा है कि रिस्क को मैनेज करना क्रूशियल है, रिस्क को मैनेज करना क्रूशियल है, लेकिन बैंक जो है कम्प्लीटली नेगलेक्ट नहीं कर सकती। राइट, और ऑप्शन डी कह रहा है कि बैंक कम्प्लीटली अवॉइड इंटरेस्ट रेट रिस्क वुड लिमिट देयर एबिलिटी टू ऑपरेट इफेक्टिवली। ठीक है, तो कम्प्लीटली यदि हम इंटरेस्ट रेट रिस्क को अवॉइड करेंगे तो उनकी जो क्षमता है इफेक्टिवली ऑपरेट करने का उसको लिमिट कर लेगा। तो बैंक को मैनेज करना है, उसे एलिमिनेट नहीं करना है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सबसे सही जवाब है। ठीक है, और करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। बैंक इंटरेस्ट रेट रिस्क को एक नॉर्मल पार्ट ऑफ बैंकिंग देखती है जो कि प्रॉफिटेबिलिटी
लिक्विडिटी को भी प्रोवाइड करेगा, शेयर होल्डर का वैल्यू भी प्रोवाइड करेगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि हमारा इंटरेस्ट रेट में चेंज होना बैंक के अर्निंग को कैसे इम्पैक्ट करता है, खासकर एनआईआई से रिलेशन में। ठीक है, तो देखिए एनआईआई क्या होता है, नेट इंटरेस्ट इनकम होता है। ये बैंक का जो प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम है वो यही है, और ये एनआईआई जो है इंटरेस्ट रेट के द्वारा इफेक्ट होता है। एक सिनेरियो के बारे में समझिए, जब हमारा इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है, यदि इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो बैंक लोन पे ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज करेगी, ये एनआईआई के लिए बहुत अच्छी बात है। लेकिन बैंक जो है डिपॉजिट पे इंटरेस्ट भी पे करेगी, जिसको उसने शुरू में कम रेट पे इशू किया था। तो इस कारण से क्या होगा कि बैंक का जो प्रॉफिट मार्जिन है वो कम होते जाएगा, यदि सही तरीके से मैनेज ना किया जाए तो। ये पहला सिनेरियो था। दूसरा सिनेरियो समझिए, जब इंटरेस्ट रेट घट रहा है, यदि इंटरेस्ट रेट घटेगा तो बैंक लोन पे कम अर्न करेगी, जिस कारण से हमारा एनआईआई कम होगा। ठीक है, साथ ही साथ उसको ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा डिपॉजिट पे, ताकि वो कस्टमर के फंड पे के लिए कम्पीट कर सके, ये भी हमारा एनआईआई को इम्पैक्ट करेगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि बैंक इनकम, ये तो हमारा इंटरेस्ट सेंसिटिव सोर्स हो गया, लेकिन कुछ हमारे नॉन इंटरेस्ट सेंसिटिव इनकम भी होते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कुछ सर्टेन सर्विस का फीस हो गया, जैसे डिमांड ड्राफ्ट डिपॉजिट हो गया, डीडी हो गया, इन्वेस्टमेंट इनकम हो गया, ये सभी हमारे नॉन इंटरेस्ट सेंसिटिव इनकम होते हैं। ठीक है, अदर इंटरेस्ट सेंसिटिव इनकम होते हैं। तो कुछ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी होते हैं, जैसे कि आप जो कॉस्ट बैंक को रन करने से एसोसिएटेड होता है, जैसे इंटरेस्ट एक्सपेंस हो गया, सैलरीज हो गए। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि इंटरेस्ट रेट में यदि चेंज आएगा ना, तो इसका रिपल इफेक्ट पड़ता है बैंक के इंटायर फाइनेंशियल पिक्चर पे। वो केवल एनआईआई को इम्पैक्ट नहीं करता, एनआईआई को तो इम्पैक्ट करता ही है, इंटरेस्ट सेंसिटिव इनकम को भी इफेक्ट करेगा, तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस को भी इफेक्ट करेगा। ठीक है, तो अब जरा ऑप्शन को देखते हैं, क्या कह रहा है कि चेंज इन इंटरेस्ट रेट ओनली इन्फ्लुएंस एनआईआई विथ नो इफेक्ट ऑन अदर इंटरेस्ट। ये तो साफ गलत है। ऑप्शन बी कर रहा है कि चेंज इन इंटरेस्ट रेट इफेक्ट बोथ एनआईआई एंड अदर इंटरेस्ट सेंसिटिव इनकम बट हैव नो इम्पैक्ट ऑन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ये भी गलत है, मैंने क्या बताया, तीनों को इम्पैक्ट करेगा। ऑप्शन सी कर रहा है कि चेंज इन इंटरेस्ट रेट इम्पैक्ट एनआईआई लेवल ऑफ अदर इंटरेस्ट इनकम, इंटरेस्ट सेंसिटिव इनकम एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंस। बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन डी कर रहा है कि चेंज इन इंटरेस्ट रेट प्राइमरली इन्फ्लुएंस ऑपरेटिंग एक्सपेंस लिविंग एनआईआई एंड अदर इंटरेस्ट सेंसिटिव इनकम अनअफेक्टेड। ये भी गलत है। याद रखिए, इंटरेस्ट रेट में चेंज होना तीनों को इम्पैक्ट करेगा, एनआईआई को भी इम्पैक्ट करेगा, हमारे जो दूसरे ऑपरेटिंग इंटरेस्ट सेंसिटिव इनकम है उसे इम्पैक्ट करेगा, और जो हमारा ऑपरेटिंग एक्सपेंस है उसको भी इम्पैक्ट करेगा।